मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो जो तब्दीली है वो गैर मुतवक्को तब्दीली है। और वो तब्दीली इस तरह से आ रही है कि मशरिक़ वस्ता अरब ममालिक सारे, तुर्की, ईरान, मतलब पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है, आप समझ लें उस ब्लॉक, एक पूरा ब्लॉक जो कि एक पॉलिसी टू स्टेट सोल्यूशन के लेके चल रहा था, वो सारा का सारा जो है वो मिडिल ईस्ट का जो वो एक तरफ जा रहा है, और उसमें इसराइल नहीं है, यानी इसराइल टोटल आइसोलेशन में चला गया है। अब जो जॉर्डन है, जॉर्डन इजिप्ट के साथ, टर्की के साथ, टर्की जो है वो इजिप्ट के साथ, और फिर उसके बाद जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की में मुलाकात की है हमास के डेलीगेशन से भी, और उनसे ताज़ियत की है वहाँ पे हमास के डेलीगेशन से मिलके। जो मोहम्मद दरवेश हैं उनके एक शूरा के रुकन, उनसे मुलाकात की है इस्तांबुल में, और हमास की लीडरशिप ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी मौजूद है तुर्की में। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 1 अक्टूबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर का मतलब ये है कि जिस दिन ईरान ने 200 मिसाइल फायर किए थे इसराइल के ऊपर, उसके बाद जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका और जीसीसी के ममालिक जो खलीजी ताउन कौंसिल है, उन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक इजलास हुआ हो। और ये मैं दिखा रहा हूँ 13 स्लाइड यहाँ पे रेफरेंस के लिए। यानी ईरान पे अटैक करने के बाद खलीजी ताउन कौंसिल में 13 स्लाइड अरब न्यूज़ की जो है, ये इनका इजलास हुआ था, ये 3 या 4 तारीख को जीसीसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का दोहा में। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखें कि जो हमास की लीडरशिप है जी, वो पिछले साल हमास की लीडरशिप इस्माइल हानिया, खालिद मिशाल, ज़ाहिर मोहम्मद सिनवर तो वहाँ पे ब्लॉक थे, और खलील हाया, ये सारे सऊदी अरेबिया में मौजूद थे और इन्होंने उम्रा किया था। और सऊदी अरब के ये जो है ये मेहमान भी थे, और सऊदी अरब में इन्होंने उम्रा किया था। ये वो उसी वक्त जब महमूद अब्बास मौजूद थे तो साथ ही ये भी शख्सियात मौजूद थी, और इन्होंने वहाँ पे सऊदी अरेबिया में उम्रा किया था। तो सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और सऊदी अरेबिया इसका, अच्छा अब वो जो था ना कि इसराइल और सऊदी अरेबिया करीब आ जाएगा, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत क्लैरिटी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ये बात कह चुका है बार बार कि हम उस सूरत में वहाँ पर दोबारा अरसर नौ रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और सारा कुछ करेंगे, जो कुछ अर्से बात चल रही थी कि जब 2 स्टेट सोल्यूशन की गारंटी होगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो है मौजूद है। 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो यूएई दरमियान में इन्वॉल्व होगा, बाकी मुल्क इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तो यूएई वहाँ पे नहीं जाएगा। अब वो जो 2 स्टेट, मैंने आपसे बात की ना कि महमूद अब्बास ने भी कल जो है वो याहिया सिनवार को फ़लस्तीनी कौम का एक हीरो और मुजाहिद करार दिया। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ईरान जो है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल पे, और इसराइल का जवाब नहीं आया आज 20 तारीख तक। वो पेपर्स लीक हो रहे हैं और प्लान बन रहा है और अमेरिका का आगे पीछे, लेकिन ये कि अब इस वक्त सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है। वो किसी और तरफ की जा रही है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पे अटैक करने के बाद जिन मुल्कों को दौरा किया है उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की, ये सारे मुल्कों का वो दौरा करके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जो सऊदी अरेबिया वो गए, सॉरी जो दोहा गए, तो वहाँ पे जीसीसी के ममालिक मौजूद थे। तो ये सारे जो शिफ्ट है वो सारा का सारा एक तरफ जा रहा है। जो एक फैसले वो सारे कर रहे हैं, इसराइल से कोई बात नहीं कर रहा नेतन्याहू से, बल्कि और जो है ना वो था ना कि इसराइल सऊदी अरब आ जाएगा, ये वो और किसी और तरफ वो सारे मुल्कों का झुकाव जो है वो किसी और तरफ है। और इस पे ये बात जो आइसोलेशन वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये देखें, मैं 16 स्लाइड आपको दिखाऊँ। एक चंद रोज़ पहले यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कंट्री विल नॉट सपोर्ट डे आफ्टर गजा प्लान विदाउट क्रिएटिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। तो पैलेस्टीनियन स्टेट के बनने के साथ सारी चीज़ें मशरूत थी, तो ये आपस में सारे जो ममालिक हैं वो एक हो रहे हैं और इसराइल आइसोलेशन में चला गया जिसने लिबनान से जंग छिड़ी हुई है। तो ये एक अजीब, वो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा सोच रहे होते हैं कि जी IS अनवर के बाद ऐसे होगा तो फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी आ गया कि संभाल लेगी, तो वो उल्टा हुआ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उनको अपना मुजाहिद करार दे दिया, महमूद अब्बास ने। और वो जो तस्वीर उनकी है IS अनवर की, वो तो अरब दुनिया कह रही है कि ये तो एक मुज़ाहमत की तस्वीर रहेगी एक तवील अरसे तक, ठीक है, कि एक शख्स जो है वो अकेला बैठा हुआ था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने यरगमालियों के दरमियान अपनी ह्यूमन शील्ड है, और जिसने इसी के बारे में कहा तो छुपा हुआ है, जिसके बाद कहा होता कि अरबों जो है वो डॉलर्स हैं, और जिसने जगह भी नहीं छोड़ी, और जाते जाते वो एक हाथ जो ज़ख्मी था, जो दूसरे हाथ से उसने छड़ी फेंकी और उसके बाद उसके ऊपर भी बॉम्बिंग करनी पड़ गई। तो ये एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसराइल में एक बात ये है कि जी उनकी मैयत हवाले नहीं की जाएगी। मैयत उस वक्त हवाले की जाएगी जब वहाँ से यरगमाली छोड़ेंगे, वो हमास वाले यरगमाली छोड़ेंगे तो यहाँ से IS अनवर की मैयत उनके हवाले की जाएगी। लेकिन ये कि वो उसके नतीजे में मज़ीद तलखी पैदा हो रही है कि वो एक तो पहले ही उनकी जो मैयत है उनकी वो कहाँ पे है, कैसे है, लेकिन वो जाहिर है कि जहाँ पर भी हवाले होगी तो वो तो एक उसको एक अलग दर्जा उनकी जहाँ पर तदफीन होती है तो वो शायद इसराइल वापस ना करे। लेकिन अभी उनकी तरफ से बात ये हो रही है कि जब यरगमाली छोड़ेंगे तो मैयत देंगे। अच्छा, इसे कहते हैं नज़र, जो मैंने आपसे कहा ना कि दिन ज़्यादा गुजर गए हैं, 20 तारीख गुजर गई है और पहली तारीख को अटैक हुआ था ईरान का इसराइल पे, उसके बाद थर्ड मिसाइल आ गए, सब कुछ वो ख़त्म हो गया। वो जो एक था ना कि इसराइल ने अटैक करना है, किसी वजह वो पेपर तब रिलीज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ कर रहे हैं, करने को कर भी सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक और बहुत अहम बात हुई है कि वो अहम बात ये है कि इसका जो आप ये समझें कि इन फ़ौजी मशकों, ये फ़ौजी मशकें और इनकी टाइमिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन फ़ौजी मशकों की। और ये फ़ौजी मशकें जो हैं ये बहरे हिंद में जो हैं ये फ़ौजी मशकें हुई हैं IMEX 2024 के नाम से। और ये जो मशकें हुई हैं ये ईरान, रशिया और ओमान की बहरी फ़ौजों ने ये मशकें की हैं बहरे हिंद में। और यहाँ पे मैं प्रेस TV को कोट कर रहा हूँ, 18th IMEX 2024। और ये मशकें जिसमें रशिया और ईरान, अच्छा इससे पहले जो हुई थी मशकें कुछ महीने पहले, उसमें चाइना भी था। इसमें रशिया, ईरान और ओमान साथ आया, अरब मुल्क। ये ओमान वो मुल्क है जो कि जाहिर है कि जो ईरान के दरमियान और अरब ममालिक के दरमियान जो हुतीज़ का मामला तय हुआ उसमें ओमान का बड़ा गहरा रोल रहा है। और ओमान जो है वो हुतीज़ के भी करीब है, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, यमन के साथ बॉर्डर लगता है उनका एक, लेकिन वो उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान भी बैकडोर अगर कोई मुलाकातें होती थी तो उसके लिए ओमान यूज़ होता था। अब ओमान भी इन मशकों में शरीक है, और ये मैं अलमदाइन कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 17। इन मशकों में ईरान, रशिया और ओमान मौजूद है, और ये नेवी ड्रिल्स हुई हैं इंडियन ओशन में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त एक नई जो है ना, एक नया आप समझें कि एक पॉलिसी शिफ्ट कह लें इसको, या इसको जो भी कहें, कि वो अभी क्लैरिटी नहीं है इसमें। लेकिन ये तय बात है कि वो जो अब्राहम एकॉर्ड, और इस वक्त कोई नेतन्याहू से बात करने को तैयार नहीं, ख़ास तौर पे ये मगरबी किनारे में भी, एक ही वक्त में मगरबी किनारे में भी जाहिर, मैंने आपसे कहना तकरीबन 100, एक तादाद ये है कि 97 लोग शहीद हुए हैं गजा में, एक ही है कि तकरीबन 100। और अब वो प्लान सामने आ रहा है कि जी वहाँ पर उन्होंने दूसरी रियासत, फ़लस्तीनी रियासत की जगह ही नहीं छोड़नी, और दूसरी रियासत नहीं रहेगी और कत्लेआम होगा। देखें, आज ये जो जेनोसाइड्स होते हैं ना, ये बड़ी अजीब सी, अब आज तक वो आर्मीनिया, अज़रबैजान एक मामला चल रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक शक्ल एक लेकर सामने आते हैं। और ख़ास तौर पे जब उस वक्त जब ये अरब हैं, और ज़ाहिर है कि अरब हैं, सुन्नी हैं, जो भी और इसके एक्सपेक्ट्स हैं, तो ये किसी सूरत जो है वो सऊदी अरेबिया या बाकी मुल्क को 2 स्टेट सोल्यूशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उनके सामने इसराइल जो है वो चूँकि सेटलमेंट्स कर रहा है, तो अब एक नई पिक्चर इमर्ज हो रही है कि भाई व्हाट नेक्स्ट, ये डेवलपिंग स्टोरी अब क्या होगा, क्या ईरान पर अटैक होगा, साइबर अटैक होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसी दौरान जो है वो ब्रिक्स की समिट आ गई। अच्छा, ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये
इसकी टाइमिंग्स इसलिए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भारत है उस वो अमेरिका के स्ट्रेटजिकल आए है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक, लेकिन उसके साथ ही ये जो पन्नू केस है और जो ये खालिस्तान के हवाले से उन्होंने उनके रॉ ऑफिसर को बाकायदा नाम ले दिया, अजीत डोवल का ले दिया, उसके बाद वो जो अमित शाह का भी ले दिया, सारे नाम ले दिए। तो ये जो, और फिर कैमरॉन मैके जो उनके हाई कमिश्नर यानी जिनको भारत ने मुल्क छोड़ने का कहा था सफारतकारों को, तो उसमें उनके हाई कमिश्नर भी थे। अब वो जो केविन मैके हैं उन्होंने पहली मर्तबा ये पब्लिकली बात की है कि भाई जो ये मामला था, यानी जो पन्नू केस वाला मामला था और ये निजर केस वाला, ये अमेरिका और कनाडा दोनों का मुश्तरका, ये दोनों की तरफ से मुश्तरका इसकी तहकीकात हो रही हैं और ये एक ही प्लॉट है। और ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस को, 24 स्लाइड। डिप्लोमेट्स ने छोड़ दिया इंडिया, सारे डिप्लोमेट्स ने कनाडा के, और उनके जो इन्वॉय हैं, अच्छा ये छोड़ चुके हैं इंडिया, लेकिन इन्होंने पब्लिकली, और इनकी गालिबन मुद्दत मुलाजमत जो होती जॉब वो भी ख़त्म हुई, लेकिन अभी तक बहरहाल ये कनाडा से बाहर ही कनाडा के सबसे ज़्यादा बड़े डिप्लोमेट हैं। इन्होंने कहा है कि जनाब ये जो एक ही प्लॉट है, और इसमें जो दूसरा, अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करूँ तो वो कह रहे हैं एक्स इन्वॉय, क्योंकि ये ज़ाहिर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई दूसरा चूँकि नहीं आया, तो एक तरह से वही हैं या शायद क्या है मुझे नहीं पता। टाइम्स ऑफ इंडिया 25वीं स्लाइड वो कह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा एक ही मर्डर प्लॉट को, दोनों मुल्क एक साथ एक ही मर्डर प्लॉट को वो की तहकीकात कर रहे हैं, यानी एक ही लिंक है। अब ये 5 आइज़ हैं, बरतानिया की तरफ से भी इशू हुआ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 आइज़ हैं। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एक पेचीदा पिक्चर है पूरे खत्ते की, और इसमें आ गई ब्रिक्स समिट। अच्छा, ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, और ज़ाहिर है पुतिन मेज़बान है, और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, और यूएई के सदर भी आ रहे हैं, और जनरल सीसी भी आ रहे हैं, और ईरान के सदर भी आ रहे हैं। ये एक मुतबादिल बड़ा फोरम दुनिया में, एक तो एससीओ है ना, एससीओ तो एक आप समझें कि उसका लिमिटेड एक स्कोप है, लेकिन जो ब्रिक्स है उसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रिक्स एक मुतबादिल डी डॉलराइजेशन की तरफ भी जा रहा है कि दूसरी करेंसीज इस्तेमाल होनी चाहिए। एससीओ के मुल्कों के दरमियान वो बात नहीं हुई जो ब्रिक्स के दरमियान हुई है कि जी एक मुतबादिल करेंसी होनी चाहिए। उनका अपना एक बैंक बन गया, उस बैंक में सऊदी अरेबिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब बहुत बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे। अब इस पूरे सूरत हाल में 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि जो चाइना के सदर की क्या मुलाकात होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, दोनों तरफ से मुतबादिल ज़राए जो रशिया से भी और इंडिया और उधर, वो इसको खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाए। अच्छा, अगर ये मुलाकात होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो ये कि तलखी डेस्कलेशन होगी यहाँ पे जो चाइना और भारत के दरमियान है, उसमें कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भी कि मुलाकात हो जाए। दूसरी बात एक तो तलखी कम होगी, दूसरा यह है कि इसका मैसेज अमेरिका को क्या जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वही कल भी मैंने बात की थी ना कि ये जो एकदम से पोजीशनिंग है ना, क्योंकि वहां तक तो पहले मैंने बात की थी कि ये तो बात समझ में आ गई कि जी उन्होंने चलें कहा कि जी ये एक केस है, पन्नू का केस है या जो निजर का केस है, लेकिन फिर एफबीआई ने एक इश्तिहार जारी कर दिया और उसको वो एक्सीलेट होता जा रहा है मामला कि अमित शाह भी हैं तो उसमें अजीत डोवल भी हैं, तो सफारतकार आ गए तो जयशंकर भी आ, मतलब तो ये जो पूरा मामला है इसको इंडिया जो है वो कह, और फिर आज उनके जो है एम्बेसडर, उनके जो हाई कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि ये तो इसके पीछे तो जो है वो अमेरिका और कनाडा की मुश्तरकत है, ये एक ही प्लॉट हुआ है सारा। इस मरहले पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, ये अब किस किस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया? ये ईरान के प्रेसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान के प्रेसिडेंट वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो ब्रिक्स का एलामिया है वो क्या होता है,
ब्रिक्स के एलामिये में क्या जिक्र होता है गज़ा का? शी जिनपिंग आ रहे हैं और पुतिन है खुद मेज़बान। तो वो जो है वो यानी अब देखें ना, वहाँ पर कोई ना कोई तो इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा, यूक्रेन जंग के ऊपर भी होगा। और ख़ास तौर पे अच्छा वो बात अपनी जगह मौजूद है कि क्या नॉर्थ कोरिया के फ़ौजी लड़ रहे हैं रशिया में? ना उसको रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है, ना उसको नॉर्थ कोरिया ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिए, ना उसका जवाब चाइना ने दिया है, किसी मुल्क ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अमेरिकन का भी अब ये कहना है कि उनकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी वहाँ पे नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो वहाँ पे लड़ रहे हैं।